मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार बीटीएससी ड्रेसर का है जो है नेक्स्ट क्लास ठीक है। तो उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी बिहार बीटीएससी ड्रेसर वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो डेली लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर लाइव क्लास किसी भी कारण से छूट जाता है तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज क्विज भी आप लोगों का इसी में इंक्लूडेड रहेगा और कंप्लीट सिलेबस वाइज जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बैच ज्वाइन कैसे करना है? तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके आप लोग जो है हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग में प्रयुक्त सबसे सामान्य एंटीसेप्टिक कौन सा है? बीटाडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्पिरिट, फिनॉल। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम लोग ड्रेसिंग में? तो बेटाडीन जो है हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंटीसेप्टिक है जो कि घावों को इन्फेक्शन से बचाने में यूज़ किया जाता है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन कि सर्जरी के दौरान रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? होम्योस्टैटिक क्लैंप, कैथेटर, फोर्सेप्स, हेमोस्टैटिक क्लैंप, स्कैल्पल। तो किसका यूज़ करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का? तो हेमोस्टैटिक क्लैंप का। ठीक, हेमोस्टैटिक क्लैंप का उपयोग करने से जो भी रक्त वाहिकाएं हैं उसको पकड़ रहते हैं जिससे कि रक्तस्राव रुक जाता है। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि घाव की सफाई में उपयोग होने वाला सामान्य घोल कौन सा है? नॉर्मल सलाइन, ग्लूकोज, फेनॉल, इथेनॉल। तो कौन सा है जो हमारा नॉर्मल घोल है? तो वो है हमारा नॉर्मल सलाइन। ठीक है, घाव की सफाई में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है 0.9% NaCl। ठीक, जो कि सुरक्षित होता है, प्रभावी होता है, जिससे कि किसी भी टिश्यू का नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा पट्टी का प्रकार जलने के घावों के लिए उपयुक्त है? सूखी पट्टी, एंटीबायोटिक पट्टी, लोशन पट्टी, गीली पट्टी। तो कौन सा पट्टी जो है ड्रेसिंग का जलने के घाव के लिए उपयुक्त है? तो वो है हमारा गीली पट्टी। गीली पट्टी से जो है उसमें गीली पट्टी का यूज़ करने से उसमें नमी बना रहता है जिससे कि टिश्यू डैमेज नहीं होता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रेसिंग करने से पहले नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना और दस्ताने पहनना, घाव को साफ करना, एंटीबायोटिक लगाना, पट्टी निकालना। तो ड्रेसिंग करने से पहले एक नर्स को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? तो हाथ धोना और दस्ताने पहनना ताकि खुद को भी इन्फेक्शन ना फैले। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रेसिंग के दौरान किस प्रकार के दस्ताने का उपयोग किया जाता है? सूती दस्ताने, स्टेरलाइज्ड दस्ताने, प्लास्टिक के दस्ताने, रबर के दस्ताने। तो ड्रेसिंग के दौरान हम लोग किस प्रकार का ग्लव्स का यूज़ करते हैं? तो स्टेरलाइज्ड ग्लव्स का। ठीक है, जिससे इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम हो और घाव जो है साफ सुथरा रखा जा सके। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि बैंडेज का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? केवल सौंदर्य के लिए, चोट को छुपाने के लिए, घाव को सुरक्षा प्रदान करने और संक्रमण रोकने के लिए, त्वचा को टाइट करने के लिए। तो बैंडेज का यूज़ किस लिए करते हैं? तो बैंडेज का यूज़ का प्राथमिक एम ही यही होता है कि घाव को सुरक्षा प्रदान करना और संक्रमण को रोकना। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि क्रॉस इंजरी का प्राथमिक उपचार क्या है? गर्म पट्टी लगाना, पट्टी नहीं करना, खून को रोकने के लिए दबाव डालना और ऊंचाई देना, जड़ी बूटी लगाना। तो क्रॉस इंजरी का फर्स्ट एड क्या है? तो क्रॉस इंजरी का फर्स्ट एड है कि रक्तस्राव को खून को रोकने के लिए दबाव डालना और ऊंचाई देना। क्रॉस इंजरी का प्राथमिक उपचार ही यही है कि खून को रोका जाए, दबाव डाला जाए और ऊंचाई दिया जाए। ठीक, ताकि जो सूजन हो और रक्तस्राव वो कम हो सके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिव वाउंड को ड्रेस करने के लिए किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है? स्टेरलाइज्ड ड्रेसिंग, सूखी ड्रेसिंग, गीली ड्रेसिंग, सामान्य पट्टी। तो ऑपरेटिव वाउंड का कौन से ये से किया जाता है? तो स्टेरलाइज्ड ड्रेसिंग से जो है उसे ड्रेस किया जाता है ताकि जो है इन्फेक्शन ना फैले और घाव तेजी से भर जाए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण ड्रेसिंग के दौरान घाव से मवाद निकालने के लिए उपयोग किया जाता है? रिट्रैक्टर, फॉरसेप्स, सिरिंज, स्कैल्पल। तो किसका यूज़ हम लोग करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं सिरिंज का। सिरिंज का यूज़ करके जो भी उसके अंदर पस भरा रहता है घाव के अंदर, तो उसे हम लोग निकालते हैं ताकि वो साफ हो और इन्फेक्शन ना फैल सके। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रैक्चर ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हड्डी को मोड़ना,
हड्डी को स्थिर रखना और सुरक्षा देना, घाव को खुला रखना, मांसपेशियों को मजबूत बनाना। तो फ्रैक्चर ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रैक्चर ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य होता है हड्डी को स्थिर रखना और सुरक्षा देना, ताकि जो चोटिल स्थान है उसको अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान हो सके। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन कि घाव से अधिक रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ठंडे पानी से धोना, प्रभावित स्थान को दबाव देना, पट्टी हटा देना, घाव को खुला छोड़ देना। तो किससे जो है ब्लड जो भी बह रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा? तो प्रभावित स्थान को दबाव देने से। अगर दबाव बनाया जाएगा तभी जो है रक्तस्राव कम हो जाएगा और घाव जल्दी भरेगा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पट्टी बांधते समय सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या होती है? पट्टी बहुत टाइट बांधना, पट्टी बहुत ढीली रखना, स्टेरलाइज पट्टी का उपयोग करना और घाव को सुरक्षित ढकना, पट्टी को बार बार खोलना। तो क्या है हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन? तो वो है हमारा कि स्टेरलाइज पट्टी का हम लोग उपयोग करें और घाव को सुरक्षित ढकें ताकि इन्फेक्शन ना हो। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर घाव से बदबू आ रही हो और लालिमा बढ़ रही हो तो यह संकेत हो सकता है कि घाव ठीक हो रहा हो, संक्रमण हो गया है, कोई समस्या नहीं है, घाव को खुला छोड़ देना चाहिए। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? तो हमें समझ में आ रहा है कि वहाँ इन्फेक्शन फैल चुका है, ठीक है, क्योंकि लालिमा है, सूजन है, घाव से दुर्गंध आ रहा है, तो उसे जल्दी से जल्दी हमें चिकित्सीय सेवा के लिए जो है डॉक्टर्स को ये करना चाहिए ताकि जो है इन्फेक्शन क्योंकि फैल चुका है तो उसे और अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट डिग्री बर्न में कौन सा प्राथमिक उपचार किया जाता है? घाव को साफ करके एंटीसेप्टिक लगाना, सीधे बर्फ लगाना, पेट्रोलियम जेली लगाना, संक्रमण बढ़ने तक इंतजार करना। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में कौन सा प्राथमिक उपचार किया जाता है? तो घाव को साफ करके एंटीसेप्टिक लगाना, ठीक है। वह ये है जो है हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न में सबसे पहला प्राथमिक उपचार है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली रोलर बैंडेज को बांधने की सही दिशा कौन सी होती है? नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, अंदर से बाहर की ओर, किसी भी दिशा में। तो जो भी रोलर बैंडेज होता है उसको हम लोग कैसे बांधते हैं? तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बांधी जाती है ताकि यह ठीक से टिक सके और सूजन को रोका जा सके। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बर्न वाउंड्स के इलाज में सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? बर्फ लगाना, ठंडे पानी से धोना, टूथपेस्ट लगाना, पट्टी बांधना। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जलने के घाव में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ठंडे पानी से धोना चाहिए ताकि जलन जो है वो कम हो जाए और बर्फ़ लगाने से जो भी स्किन है उसको अधिक नुकसान नहीं होता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सलाइन ड्रेसिंग का उपयोग कब किया जाता है? सूखे घाव के लिए, संक्रमण वाले घाव के लिए, सामान्य कटने के घाव के लिए, हड्डी के फ्रैक्चर के लिए। तो सलाइन ड्रेसिंग का हम लोग यूज़ कब करते हैं? तो जो भी संक्रमण वाले घाव होते हैं उसके लिए हम लोग सलाइन ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया है वो हट सके और घाव जल्दी भर जाए। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन कि स्प्लिंट का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए, त्वचा को ठंडा करने के लिए, पट्टी को मजबूत करने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए। तो स्प्लिंट का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो स्प्लिंट जो होता है एक सहायक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ जो है हम लोग हड्डी के फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए करते हैं, ठीक, और हड्डी को वो सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एब्सोर्बेट कॉटन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑपरेशन में, रक्त और द्रव को सोखने के लिए, हड्डी जोड़ने के लिए, घाव सील करने के लिए। तो जो भी एब्सोर्बेट कॉटन है उसका हम लोग यूज़ करते हैं रक्त और द्रव को सोखने के लिए, ठीक, ताकि जितना भी घाव से रक्त या फिर कुछ भी निकला है तो उससे वो सूख सके और घाव सूखा रहे और सुरक्षित बना रहे और इन्फेक्शन ना फैले। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीओपी का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। पीओपी का यूज़ हम लोग कब करते हैं? तो फ्रैक्चर स्थिर करने में हम लोग पीओपी का यूज़ करते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि जब मरीज को अधिक खून बहने की शिकायत हो तो प्राथमिक उपचार क्या होगा? रक्तस्राव वाले स्थान को दबाव देकर रोकना, मरीज को ज़्यादा पानी देना, घाव को खुला छोड़ देना, केवल पट्टी बांधना। तो जब मरीज को अधिक खून बहने की शिकायत हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग जो है क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे रक्तस्राव को
तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो रक्तस्राव वाले स्थान को दबाव देकर रोकेंगे। ठीक, जब अगर अधिक खून बह रहा हो ताकि वहाँ पर दबाव बने और जो है ज़्यादा खून ना बहे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्कैल्पल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। घाव को साफ करने के लिए, ऊतक काटने के लिए, पट्टी लगाने के लिए, संक्रमण कम करने के लिए। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है। क्यों यूज़ करते हैं, तो ऊतक को काटने के लिए जो है हम लोग स्कैल्पल का यूज़ करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि टूर्निकेट का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है। मामूली कटने के लिए, अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए, घाव धोने के लिए, केवल ऑपरेशन के दौरान। तो टूर्निकेट का यूज़ हम लोग कब करते हैं, तो अत्यधिक रक्तस्राव जो भी हो रहा है उसको रोकने के लिए जो है हम लोग टूर्निकेट का यूज़ करते हैं। इससे जो है प्रेशर बनता है और अस्थायी रूप से ये रक्तस्राव को रोकता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि घाव में पस बनने का मुख्य कारण क्या है। शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया, संक्रमण, अधिक दबाव डालने से, अधिक खाना खाने से। तो पस क्यों बनेगा किसी भी घाव के अंदर, तो जब उसमें इन्फेक्शन फैलेगा। अगर इन्फेक्शन अंदर बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश करेगा तो उसके अंदर संक्रमण होगा जिससे कि वो पस बन जाता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि जब किसी व्यक्ति को गंभीर कट लगा हो और रक्तस्राव न रुके तो क्या करना चाहिए। साफ कपड़े से दबाव डालना, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना, प्रभावित अंग को ऊपर उठाना, उपरोक्त सभी। तो जब गंभीर कट लगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये सब काम करेंगे। ठीक है, साफ कपड़े से उस पर दबाव भी डालेंगे, तुरंत डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे और प्रभावित अंग को ऊपर उठा के रखेंगे ताकि ज़्यादा खून ना बहे। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का कि सर्जिकल ड्रेसिंग में किस प्रकार के धागे का उपयोग किया जाता है। नायलॉन, सिल्क, कैटगट, रुई। तो जो भी सर्जिकल ड्रेसिंग होता है उसमें हम लोग किस प्रकार के धागे का यूज़ करते हैं, तो कैटगट। क्योंकि कैटगट जो धागा है उसे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे ये जो है ऑटोमेटिकली कुछ समय के साथ ही घुलकर खुद पे खुद ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा।